Today we'll begin up with the previous year NEET questions, that is 31 year questions of surface chemistry, which is a chapter 5th of class 12th chemistry. And let's just begin. So the first question says that on which of the following properties does the coagulation power of an ion depend? तो आयन की coagulation power किस पे डिपेंड करता है? ये हमने एक लॉ आपको याद होगा, क्या था? हारी शल्स लॉ। इसने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो एक कोएगुलेशन पावर है किसकी, एक इलेक्ट्रोलाइट की, वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना ज़्यादा चार्ज है, और ऑब्वियसली उस पर भी डिपेंड करेगा कि चार्ज का साइन क्या है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो कोएगुलेशन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ पे करेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो कोएगुलेशन पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ पे करेगा। यानी कि इसका आंसर होगा सी, बोथ नेगेटिव, बोथ मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ चार्ज ऑन आयन। तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा उसकी कोएगुलेशन पावर होगी। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला क्या है? द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल गलत बात है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहता है, वो डिपेंड नहीं करता है कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट का उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गई। वैसे बाकी भी रीड कर लेते हैं। सेकंड क्या है? एंजाइम कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। कोएंजाइम्स इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। बिल्कुल सही बात है। कोएंजाइम्स का फंक्शन ही यही होता है। कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। अब कैटलिस्ट की ये बात बिल्कुल सही है, कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं करते रिएक्शन को, पर उसको स्पीड अप करते हैं या स्पीड डाउन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोएगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल्स पर liter of an electrolyte and used for the coagulation of AS2S3 are given below। अब AS2S3 जो है ये एक नेगेटिव सोल है। ये याद रखना क्या है कि ये सल्फाइड जो होते हैं हमेशा वो नेगेटिव सोल बनाते हैं। यानी कि हमें इनमें से ऐसा निकालना है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन का होगा। इनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन का होगा उसकी सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ ही गिवन है तो हमें इसमें कुछ खास सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोएगुलेशन पावर जो है वो कोएगुलेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो कोएगुलेशन ज़्यादा कर पाएगा उसकी कोएगुलेशन पावर कम होगी। ठीक है, कोएगुलेशन वैल्यू उसकी कम होगी। कोएगुलेशन पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा कम कोएगुलेशन पावर होगी। सबसे कम वैल्यू किसकी है? इसकी। यानी कि इसकी कोएगुलेशन पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि इसका आंसर बन जाएगा सी। थर्ड की सबसे ज़्यादा, फिर आएगा सेकंड और फिर आएगा फर्स्ट। ठीक है, बढ़ रहा है ना ऐसे। पता फॉग क्या होता है? तो फॉग किसका सोल है? लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का सोल क्या है? फॉग। क्योंकि अब देखो एयर क्या होती है? गैस होती है ना। अब जो हम एयर है चारों तरफ, फॉग में क्या होता है? उसमें वाटर पार्टिकल्स आ जाते हैं ज़्यादा, तो ऑब्वियसली लिक्विड इन गैस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? पहली बात ये बताओ। एड्जॉर्प्शन होता है जब गैसेस कोई भी एक सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे सपोज प्लैटिनम है, इसके सरफेस पे अगर कोई गैस आके इसके इम्प्योरिटी जो इरेगुलरिटीज है उसमें आके बैठ जाती है तो वो क्या होता है? उसका एड्जॉर्प्शन। अंदर नहीं जा रही, बस सरफेस पे हो रहा है। सरफेस पे फिनोमिना होता है एक, सिर्फ सरफेस पे, सरफेस फिनोमिनन। ओके, सो इसमें क्या होता है? एड्जॉर्प्शन से जब आप खुद देखो, पहले गैस बाहर थी, अब वो सरफेस पे आ गई, यानी कि उसकी इंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। अब वो कम फ्री है। ठीक है, तो इंट्रोपी तो हमेशा इसकी नेगेटिव होगी। डेल्टा एस क्या होगा? इसका नेगेटिव। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, ये सही है, बट डेल्टा एस इज पॉजिटिव। गलत, डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं होगा, डेल्टा एस भी इनका नेगेटिव होगा। डेल्टा जी क्या होता है? पहले बात ये बता दो। गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव ही होती है कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, तो ये दोनों तो नेगेटिव होंगे, पर डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। अब पता है कैसे? देखो ये होता है ऐसे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस नेगेटिव है तो यानी कि ये टर्म टोटल पॉजिटिव हो जाएगी ऐसे, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। डेल्टा नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि डेल्टा एच इतना नेगेटिव हो ताकि ये नेगेटिव आए। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू हाईली नेगेटिव होगी। किससे? डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी टी डेल्टा एस से। तो यानी डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा टी डेल्टा एस से नेगेटिव बड़ी होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा जेड। तीनों नेगेटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे।
विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलोइडल सोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस, जैसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नाम से पता चल रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ऑस्मोसिस होता है क्या? पहली बात, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब ये बात तो फिर गलत हो गई, इसमें तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस चार्ज की ज़रूरत है, तो चार्ज तो डिपेंडेंट है। अब जो आंसर है टिंडल इफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट में जो आप देखते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कोलोइड बाय कोलोइडल पार्टिकल। जब लाइट आती है कहीं से, आप देखते हो कोई वेंटिलेटर खुला हुआ है या कोई विंडो है, उसमें से आप देखते हो कुछ डस्ट पार्टिकल, आपको मतलब कुछ चलता हुआ दिखता है ना, लाइट जब पड़ती है। तो होता क्या है? टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। तो अब ये इंडिपेंडेंट है चार्ज के, कोई चार्ज के पे डिपेंडेंट थोड़ी है। अब और देख लेते हैं कोएगुलेशन क्या होता है। कोएगुलेशन डिपेंड करता है चार्ज पे, मैंने आपको बताया था हार्डी-शेल्स लॉ, चार्ज पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी और उसके साइन पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? सेपरेशन होती है डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स की। इसमें पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो ये तो आपका आंसर ही गलत हो जाना चाहिए। पर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, हमें सपोज कोई डिफरेंट साइज पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिफरेंट साइज पार्टिकल्स को अलग करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब हम टिंडल इफेक्ट, इसका आंसर हो गया सही। आगे बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए कोलॉइड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल? चार्ज पे कौन सी डिपेंडेंट नहीं है? सेम क्वेश्चन आ गया 2015 में भी और 2014 में भी, टिंडल इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फ्रेडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n क्या होती है? आपको याद है फ्रेडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? ये देखो, x/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है k डॉट p में यानी मल्टीप्लाइड बाई p 1/n। और 1/n की जो वैल्यू होती है ये 0 से 1 के बीच में होती है, पर इसकी मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। तो अब ऑब्वियसली वैल्यू तो इसकी 0 से 1 के बीच में है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटालिसिस? एंजाइम कैटालिसिस के बारे में क्या गलत है? एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनस इन नेचर। सही बात है, मोस्टली प्रोटीनस होते हैं, बस कुछ होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स, जो कि न्यूक्लिक एसिड से बनता है। तो ज़्यादातर तो इन्होंने मोस्टली वर्ड का यूज़ किया, तो ये बात सही हो गई, यानी कि इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हमारा नहीं बन सकता। एंजाइम्स आर एक्शन इज स्पेसिफिक, ऑब्वियसली सही बात है, स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय यूवी रेज एट हाई टेम्परेचर। ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है जब उन्हें हाई टेम्परेचर दिया जाता है। एंजाइम्स आर रिलीज रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो ये आंसर गलत हो गया। 6 का जेड आंसर हो गया, डी ऑप्शन हो गया। मतलब द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल सोल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। प्रोटेक्टिंग पावर किसके टर्म्स में एक्सप्रेस होती है? ये आपको पता होगा, गोल्ड नंबर के टर्म्स में। गोल्ड नंबर ही इसकी कोएगुलेशन प्रोटेक्टिंग पावर को बताता है। जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा उतनी कम उसकी प्रोटेक्टिंग पावर है। आगे बढ़ते हैं। इफ x इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, m इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, विच इज द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अभी मैंने आपको एक बुक पर फॉर्मूला लिखा था, देखो ये वाला, ये लिखा था ना, इसको यहीं फिर से लिख देती हूँ मैं आपको। x/m इज इक्वल टू p, k भी है इधर, 1/n। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, x/m इज इक्वल टू f p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे अब हमें क्या पहले बताना क्या है? नॉट रिलेटेड, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। ठीक है, अब देखो x/m, ठीक है, ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है ना, क्योंकि ऑब्वियसली देखो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये सेम रिएक्शन हो रही है। इसमें देखो, इसमें क्या है? कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, चलो ये भी सही बात है। अब ये क्या है? ये भी सही है, देखो, क्योंकि किसी भी एक को हम कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। इधर x/m इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाई t, ये तो गलत हो गया। टेम्परेचर या एक तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, तो यानी कि 11th का आंसर हो गया z। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, ये देखिए, लैंगमोर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड यूजिंग द assumption। क्या assumption मान के चलते हैं हम उसमें? देखो, the absorption sites are equivalent in their ability to absorb particles, यानी कि हम इसमें मान के चलते हैं कि हर एब्जॉर्प्शन साइट की इक्विवेलेंट टेंडेंसी है कि वो एब्जॉर्प्शन करे। लैंगमर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज बेस्ड ऑन द assumption that every absorption site is equivalent and that the ability of a particle to bind there is independent whether nearby sites are occupied or not occupied। समझ आई बात? कि उस पर वो नहीं डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन। अ प्लॉट x/m वर्सेस p
फॉर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू, अब देखो मैंने क्या लिखा था, x बाय एम इज इक्वल टू पी के पी 1/n। अब इसका लॉग लगा दिया इन्होंने, लॉग x बाय एम इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, log x बाय एम इज इक्वल टू log p प्लस 1/n। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब ये बताओ मेरे को कि इसमें स्लोप क्या होगा, सॉरी ओके वेट log p मल्टीप्लाइड बाय x बाय n, ठीक है, प्लस log k भी बचा ना, तो यानी कि देखो अभी इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y पे एक्सिस पे ये आ गया एम एक्स, एम हो गया ये, x हो गया ये, और m होता है क्या, स्लोप, तो 1/n स्लोप आ गया, आंसर बन गया z। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, है ना। तो स्लोप कितना आ गया, 1/n। आगे बढ़ते हैं, ओके यस। विच द फॉलोइंग फॉर्म्स द मिसल्स इन एक्वा सॉल्यूशन अबव सर्टेन कंसंट्रेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया है, वैसे हो सकता है आज फिर पूछ लिया जाए। डू डिकाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला आपको बस मतलब आप याद ही कर लो यार इसको। आगे बढ़ते हैं, द एंजाइम विच हाइड्रोलेज द ट्राइग्लिसराइड्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब इसका मतलब क्या, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, पॉलीमरिक फैट्स होते हैं, है ना। फैट के पॉलीमरिक यूनिट को मोनोमरिक में कन्वर्ट करना क्या है, के लिए कोई एंजाइम चाहिए। फैट को दूसरा नाम, फैट क्या होता है, देखो लाइपेज एंजाइम चाहिए होगा, लाइपेज वर्ड ही किसके लिए यूज होता है, फैट के लिए, पेप्सिन किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए, जाइमेज अगेन शुगर होता है एक टाइप का, माल्टेज माल्टोज को ब्रेक करने के लिए, तो ये तो नहीं होगा, इसमें अल्कोहल बनता है, ठीक है, जाइमेज की हेल्प से। तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली लाइपेज है, क्योंकि लाइपोज जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑब्वियसली किसके लिए, फैट्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज, किस वजह से इंक्रीज होता है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस लिए, द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एट द एक्टिव साइज ऑफ द कैटालिस्ट बिकम्स हाई ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। वैसे बताऊँ क्या बात है, ये ऑप्शन भी सही है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स बिकम्स लार्ज, गलत, एक्टिवेशन एनर्जी तो बल्कि उसकी लोअर हो जाती है, गलत हो गया। absorption process heat which increases the speed of reaction, बिल्कुल गलत, ये सही है। देखो अब पता है क्या है इसमें ना फर्स्ट भी सही है पर और जेड भी सही है, पर जेड जो है वो ज़्यादा सही है, इसलिए हम इसका आंसर जेड देंगे, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर देंगे। अभी आप देखो कैसे सही था, आपको याद होगा, अगर मैं आपको फिर से रुको अलग पेज पे दिखाती हूँ इसको। ये देखो ऐसे था, एक ग्राफ था ना हमारा, इधर क्या थी, ऐसे होता था, अगर ये था रिएक्टेंट की एनर्जी, इधर एनर्जी थी, ठीक है, और अगर हम ये हो जाता था, एंजाइम का फंक्शन क्या होता था, ये होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करता था, एक्टिवेशन, ये होता है, ये वाली जो ग्राफ आता है जब नो एंजाइम होता है, नो एंजाइम का फंक्शन नहीं हो रहा, तो जब नो एंजाइम होगा तो ऊपर वाला ग्राफ आता है, जब एंजाइम की प्रेजेंस में नीचे वाला ग्राफ आता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है कम हो जाती है एंजाइम्स की प्रेजेंस में, जिस वजह से वो जल्दी से कन्वर्जन हो जाती है रिएक्शन में। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ अ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट ऑफ मिसल, अब ये पता है हमें यार मिसल क्या होता है, सपोज ये डर्ट मॉलिक्यूल है, ये है टेल, ये है हेड, और ये नीचे लंबी सी ये टेल है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, ये होता है मिसल। अब बता रहे हैं हमें नॉन पोलर पार्ट, अब हमेशा ये चीज़ याद रखना कि इसमें जो टेल होती है वो क्या होती है, टेल क्या होती है इसमें, नॉन पोलर, तो टेल क्या होती है, नॉन पोलर, और हेड क्या होता है, पोलर, यानी कि पोलर देखो बाहर की तरफ है, तो यानी पोलर ऑन द आउटर साइड एंड नॉन पोलर ऑन द इनर साइड, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड, क्या इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। हाँ, इस चीज़ का याद रखा करो, क्या पूछा गया, इनकरेक्ट या करेक्ट, इसमें काफ़ी बार बच्चे गलती करते हैं, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। अब ये बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, एड्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का वो बढ़ जाता है,
क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो जो है सरफेस पे बहुत मुश्किल से एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि वो सरफेस से दूर भागेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो भागते रहेंगे ना। तो इसका आंसर फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो ही गया। बाकी भी पढ़ लेते हैं। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है, हमने क्वेश्चन भी किया था। एब्जॉर्प्शन इज मोर फॉर सम स्पेसिफिक सब्सटेंस, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस है उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली नेचर सब्सटेंस पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है जो सरफेस पे वो एक रिवर्सिबल है, यानी कि वो हट भी सकता है, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो हट जाएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलोइड, कोलोइड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, साफ एनसीईआरटी में लिखा है इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलोइड हो जाएगा। आगे देखते हैं। At the critical missile formation, the surfactant molecule, critical missile formation पे क्या होता है, एसोसिएशन, 3 टाइप के हमने देखे थे ना, क्या बनते थे, एक होते थे एसोसिएट वाले। एसोसिएट वाले क्या होते थे, कब बनते थे एसोसिएट वाले, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे ही क्या होता है, वो एसोसिएट होते हैं और मिसल फॉर्मेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ एनाइन टू ब्रिंग आउट कोएगुलेशन ऑफ अ गिवन कोलॉइड डिपेंड्स ऑन, बताओ किस पे करता है, मैग्नीट्यूड और चार्ज दोनों पे करता है, हमने अभी क्वेश्चन कर रखा है। आगे देखते हैं, कोलॉइड पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, ये बात आपको याद रखने वाली है। क्या होता है इसका साइज़, 10⁻6 से 10⁻9 मीटर, ठीक है। 10⁻6 से 10⁻⁻9 मीटर किसका होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज़, ये याद रखने वाला है। सो दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, होल्ड ऑन, erase this out, yeah, much better now. Which of the following type of solvents are separated by the particular selective membranes such as protein particles, blood corpuscles, बताओ 23 का क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी। आपको पता होगा डायलिसिस में क्या होता है, हमारे अगर किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती तो हमारी ह्यूमन की भी डायलिसिस होती है, उसमें क्या करते हैं, हमारी जो वेन है उसमें डालते हैं क्या, एक वेन से ब्लड ले लिया जाता है और उसको फिल्टर करा जाता है। तो वो कैसे यूज़ होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है जो कि डायलिसिस में होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, स्लोप क्या होता है, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो इधर लिख देती हूँ मैं, एक्स, एक सेकेंड, यस, देखो x/m क्या होता है, k p 1/n, लॉग कर दो दोनों तरफ, लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग p मल्टीप्लाइड बाय 1/n, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन किसके इक्वल बनती है, अबाउट y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स के। y एक्सिस पे आ गया क्या, y एक्सिस पे क्या आ रहा है, देखो y एक्सिस पे आ गया log x/m, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, log p, और m क्या होता है, m स्लोप होता है, m क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप के लिए क्या बचा 1/n, तो इसका आंसर हो गया b। क्लियर है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I'll be coming up with more such videos if you like it. Please let me know that if you want to get such videos of other units, other chapters as well. Thank you so much for watching.